नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें बताएंगे हम आपको क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें बताएंगे हम आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो आज के सुविचार के साथ। तो हमारा आज का सुविचार है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी सफलताओं से ही हमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं से घबराएं ना, निराश ना हो। आपको उन्हीं सफलताओं से किसी दिन एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी। तो मेहनत करना ना छोड़ें, अपनी मेहनत पर लगे रहें और बड़ी सफलता आपके पास बहुत जल्द आएगी। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? हमें बताना है कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है, इससे क्या अभिप्राय है और आप इससे क्या समझते हैं। तो चलो चलते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो पत्रकारीय लेखन से अभिप्राय। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है। यह अनिवार्य रूप से तत्कालिक और पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो पत्रकारीय लेखन की एक निश्चित समय सीमा होती है और हमें उस समय सीमा का ध्यान भी रखना होता है, और इसमें कोई भी बात बिना फैक्ट, बिना तथ्यों की नहीं कही जाती। और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पाठकों को किस विषय में अत्यधिक रुचि है और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो यह होता है हमारा पत्रकारीय लेखन। तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि अच्छे लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? एक अच्छा लेखन लिखते समय लेखक को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो हमारा प्रश्न है कि एक अच्छा लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे लेखन की भाषा कैसी होती है। तो एक अच्छे लेखन की भाषा सीधी, सरल एवं प्रभावी होती है, और लेखक को एक अच्छा लेखन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वह बातें हैं। पहला, गुण से गुण विषय की प्रस्तुति सरल, सहज तथा रोचक हो। मीन्स चाहे विषय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रस्तुति लेखक को सीधे, सरल और रोचक तरीके से करनी चाहिए कि पाठक को वह विषय अच्छे से समझ में भी आ जाए और वे उसमें इंटरेस्ट भी लें। और हमारा दूसरा पॉइंट है, विषय तथ्यों द्वारा पुष्ट होना चाहिए। यानी हमारा जो टॉपिक है उसमें फैक्ट होने चाहिए। हम कोई भी बात कह रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से हमें पाठकों के सामने प्रस्तुत करना होता है, पूरे फैक्टों के साथ, ना कि हम बस ऐसी हवा में बातें कर सकते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट है, लेख उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। यानी जो लेख लिख रहे हैं लेखक, उसका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से लेख लिखा जा रहा है। तो ये थी हमारी एक अच्छे लेख लिखने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि लेखक निम्न बातों का ध्यान रखता है तो वह एक बहुत अच्छा लेख लिख सकता है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हमें बताना है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और उन तीनों के प्रकार भी बताने हैं, और उनके बारे में हमें एक एक लाइन डिस्क्रिप्शन के तौर पर लिखनी भी पड़ेगी, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो पत्रकार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्णकालिक पत्रकार। किसी भी समाचार पत्र के लिए नियमित वेतनभोगी को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। कोई भी समाचार संगठन है, उसके लिए नियमित तौर पर काम करने वाले पत्रकार को हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार। यह निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं और इन्हें अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है।
फ्रीलांसर पत्रकार यह बिल्कुल फ्री होते हैं। ये पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार होते हैं जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के पत्रकार, जिसमें पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार हैं। और इनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में 2-2 लाइनें भी डिस्क्राइब करी हैं, जिससे कि हम अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि समाचार और फीचर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है यह बताना है। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फीचर क्या होता है। तो फीचर से अभिप्राय एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन से होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है। तो हमने पता कर लिया कि फीचर क्या होता है। अब चलते हैं हम समाचार और फीचर के बीच में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो देखते हैं पहले समाचार। तो समाचार का कार्य होता है पाठकों को सूचना देना। इसका उद्देश्य होता है पाठकों को ताज़ी घटनाओं से अवगत करवाना और इसकी एक निश्चित शब्द सीमा होती है और इसमें पाठक के विचारों की और कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया जाता। यह तथ्यों पर आधारित होता है। अब चलते हैं फीचर पर। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती, लेकिन एक अच्छा फीचर 200 से 2000 शब्दों तक हो सकता है और इसमें लेखक की कल्पनाओं और विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फीचर में हम फोटो और ग्राफिक्स का भी अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो हमने समाचार और फीचर में अंतर स्पष्ट कर लिया। यदि हम पेपर में समाचार और फीचर के मध्य अंतर आ जाए, उसे पॉइंट्स में और एक बॉक्स बनाकर लिखें तो हम अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि फीचर क्या होता है और समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। अब हमें बताना है कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी प्री बोर्ड में भी यह प्रश्न आया था। तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसके आने की संभावनाएं हैं। तो हमें इसमें बताना है फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फीचर 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं वह 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो फीचर 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला फीचर है समाचार बैकग्राउंड फीचर, दूसरा खोज परख फीचर, तीसरा साक्षात्कार फीचर, चौथा जीवन शैली फीचर, पांचवा रूपात्मक फीचर, छठा व्यक्तित्व चरित्र फीचर, सातवां यात्रा वृतांत फीचर, आठवां विशेष कार्य फीचर। तो ये थे हमारे 8 प्रकार के फीचर जो हमने अभी पढ़े। तो हमने अपने 8 प्रकार के फीचर्स पढ़ लिए हैं। इनके बारे में हमें 2-2 लाइनें भी पता होनी चाहिए, जो कि हमारी बुक्स में अच्छे से दे रखी हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है और आप इससे क्या समझते हैं। तो हमने समाचार पढ़ा, फीचर पढ़ा, फीचर के प्रकार पढ़े। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विशेष रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है और आप इससे क्या समझते हैं। तो इसमें हमें बतानी है विशेष रिपोर्ट की परिभाषा। तो चलो देखते हैं अपना उत्तर। तो विशेष रिपोर्ट की परिभाषा होगी, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विशेष रिपोर्ट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। विशेष रिपोर्ट में समाचार पत्र और पत्रिकाओं में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें गहरी छानबीन की आवश्यकता पड़ती है। तो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं। हमने अभी पढ़ा कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, विशेष रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है और आप इससे क्या समझते हैं। अब हमें बताना है कि विशेष रिपोर्ट कितनी प्रकार की होती हैं। तो चलो देखते हैं हम अपने प्रश्न का उत्तर। तो विशेष रिपोर्ट मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है खोजी रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट से अभिप्राय उस रिपोर्ट से होता है, देखो इसकी परिभाषा, कि पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन कर जनता के समक्ष लाता है जो पहले सार्वजनिक ना हो। इस प्रकार की रिपोर्टों को खोजी रिपोर्ट कहते हैं। तो ये थी हमारी खोजी रिपोर्ट, जिसमें पत्रकार ऐसी सूचनाओं, ऐसी खबरों को सामने लाता है जो पहले सार्वजनिक नहीं होती हैं। अब है दूसरी, इन डेप्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में गहरी छानबीन करके जनता के समक्ष जानकारियां लाई जाती हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने वाली रिपोर्ट को इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी रिपोर्ट की तरफ। तो देखते हैं अब अपनी तीसरी रिपोर्ट को। तो हमारा तीसरा प्रकार होता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है उसे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जिसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण यानी उसे विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल खोलकर, उसे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। हमारा चौथा प्रकार है विवरणात्मक रिपोर्ट। तो विवरणात्मक रिपोर्ट, इसमें समस्या का विस्तृत विवरण दिया जाता है और इसे हम विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। तो हमारी चारों टाइप्स की रिपोर्ट हो गई हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आप संपादकीय कॉलम से क्या समझते हैं। तो चलो देखते हैं कि संपादकीय कॉलम क्या होता है। हाँ, तो संपादकीय कॉलम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि संपादकीय कौन होता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि संपादकीय किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते। यह उन लोगों के विचार होते हैं जो समाज में चल रहे कुछ मुद्दों पर संपादक को अपना पत्र लिखते हैं और उस पत्र के माध्यम से अपनी उस समस्या को सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तो संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है, इसीलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता है। तो संपादकीय के नीचे किसी का भी नाम नहीं होता। जो संपादकीय कॉलम होते हैं उसमें मुख्य विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उन व्यक्तियों के जो संपादक को पत्र लिखते हैं और अपनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इन कॉलम्स में किसी का भी विचार नहीं होता है और ये कॉलम्स होते हैं जो अखबार के फ्रंट पेज पर होते हैं। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है और अखबार के माध्यम से वो व्यक्ति अपनी राय प्रकट करता है संपादक को पत्र लिखकर। तो आशा करते हैं कि आपको संपादकीय कॉलम से आप क्या समझते हैं, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं। इसमें हमें बताना है कि स्तंभ लेखन क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं। तो चलो देखते हैं स्तंभ लेखन क्या होता है। स्तंभ लेखन, कुछ लेखन अपने वैचारिक रुझान और लेखक शैली के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने एवं उसमें अपने विचार व्यक्त करने का लेखक को पूर्ण अधिकार होता है और उसे पूरी छूट भी होती है और वे इतने लोकप्रिय होते हैं कि वह अपने लेखक के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन्हें इसी प्रक्रिया को हम स्तंभ लेखन कहते हैं और इन्हें स्तंभ। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संपादक के नाम पत्र से क्या अभिप्राय है और आप इससे क्या समझते हैं।
तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि संपादक के नाम पत्र से क्या अभिप्राय है। तो संपादक के नाम पत्र, इसमें स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यह अखबार का वह स्थायी स्तंभ होता है जिसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है अपितु जन समस्याओं को भी उठाता है। तो हमने आपको संपादकीय के बारे में बताया था। अब संपादक के नाम पत्र ये उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो अपनी कुछ समस्याओं को सार्वजनिक करना चाहते हैं, जो पूरे समाज को जाननी चाहिए। इसमें वह समस्याएं लिखी जाती हैं। यह एक स्थायी स्तंभ होते हैं और इनको अखबार में स्थायी जगह भी दी जाती है और इसमें पाठकों के विभिन्न मुद्दों का वर्णन किया जाता है, उनकी राय प्रकट की जाती हैं और जन समस्याओं को भी इन स्तंभों के द्वारा उठाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि प्रश्न से ही पता चल रहा है कि विशेष लेखन वह लेखन जो किसी विशेष विषय पर किया जाए उसे विशेष लेखन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो चलो चलते हैं अपने उत्तर की ओर और इस सस्पेंस को भी क्लियर करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि तो विशेष लेखन समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि की भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि समाचार पत्र हमें ज्ञान भी देते हैं, सूचनाओं से अवगत भी करवाते हैं, ताज़ी घटनाओं की जानकारी भी देते हैं। इसके अलावा ये हमारे मनोरंजन और हमारे रोचक तथ्यों की भी पूर्ति करते हैं। तो साहित्य, विज्ञान और खेल इत्यादि की पर्याप्त जानकारी भी देते हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वैसे ही इसकी डेफिनेशन भी हमें वही जानकारी दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष लेखन क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विशेष लेखन में डेस्क की क्या भूमिका होती है और आप इससे क्या समझते हैं। तो बताइए कि डेस्क क्या होता है और आप इससे क्या समझते हैं। तो चलते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो विशेष लेखन में डेस्क की भूमिका समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क होते हैं और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस संबंधित विषय, उस संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। यानी कि जिस क्षेत्र में उन्हें डेस्क दिया जाता है, जिस क्षेत्र का उन्हें काम सौंपा जाता है, फिर चाहे वो किसी मनोरंजन का हो या किसी विशेष खबर प्राप्त करने का, उसमें उनकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसमें उन्हें इंटरेस्ट और पूरी रुचि होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं हम डेस्क। तो हमने विशेष लेखन में डेस्क की भूमिका का वर्णन कर दिया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि बीट से क्या अभिप्राय है और आप बीट से क्या समझते हैं। तो अब हमें बताना है कि बीट क्या होती है। अब देखते हैं कि विशेष लेखन में बीट क्या होती है और इसका क्या काम होता है। तो चलो देखते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। तो बीट संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग ही करेगा और उसके लिए ही जिम्मेदार होगा। और ऐसे ही अगर किसी संवाददाता की बीट खेल है तो उसे खेल से संबंधित रिपोर्टों को, खेल से संबंधित समाचारों को ही एकत्रित करना होगा। और ऐसे ही अगर किसी संवाददाता की रुचि किसी और विषय में है तो उसका कार्य है कि वह उस विषय में सूचनाएं प्राप्त करे और जन तक पहुंचाए। तो ये थी बीट। बीट का अर्थ है
कि संवाददाताओं की दिलचस्पी, उनकी रोचकता के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन करना, और इसे ही हम समाचार की लैंग्वेज में बीट कहते हैं। तो आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो चलो चलते हैं अब अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ी कि बीट क्या होती है, तो बीट हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें बताना है कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। तो जैसे बीट है वैसे ही बीट रिपोर्टिंग भी होती होगी। तो जस्ट चिल रहिए, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता। अब हम जानेंगे कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। तो विशेष लेखन सिर्फ बीट रिपोर्टिंग ही नहीं होती, यह एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी होती है। तो इससे हमारे दो प्रश्न क्रिएट होते हैं, पहला बीट रिपोर्टिंग, दूसरी विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो पहले हम जानेंगे बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। तो चलो देखते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। हाँ, तो बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है। उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को बीट संवाददाता कहते हैं। तो हमने इसमें 3 पॉइंट बताए। पहला, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि बीट रिपोर्टिंग वह रिपोर्टिंग होती है जिसका संवाददाता को पूर्ण रूप से ज्ञान हो। और दूसरा, सामान्य तौर पर इसमें खबरें ही लिखी जाती हैं, यानी जिस क्षेत्र में संवाददाता विशेषज्ञता प्राप्त होता है उस क्षेत्र की इसमें सूचनाएं उसे लिखनी होती हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा होगा, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को बीट संवाददाता कहते हैं, यानी बीट रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता को हम बीट रिपोर्टर कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न होगा कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग ये दोनों ही विशेष लेखन में आती हैं। तो हमारा यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं अब हम अपना इस प्रश्न के उत्तर की ओर की विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। तो देखते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाताओं को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता को विशेष संवाददाता कहा जाता है। तो हमारे इसमें 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग संवाददाताओं को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर इसमें रिपोर्टिंग करनी होती है और सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करना होता है और पाठकों के लिए अर्थ स्पष्ट करना होता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाताओं को विशेष संवाददाता कहते हैं। तो हमारे प्रश्न ये दोनों क्लियर हो गए हैं कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। अगर इन दोनों में अंतर भी आता है तो आप ये क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि अगला प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। यह हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेष लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे। तो चलो देखते हैं अपने उत्तर को। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इस उत्तर की शुरुआत करेंगे विशेष लेखन की भाषा शैली। तो विशेष लेखन में हर क्षेत्र की विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। विशेष क्षेत्र फिर चाहे वो किसी खेल का हो, किसी व्यापार का हो, पर्यावरण संबंधी हो, किसी विज्ञान संबंधी हो, तो हर क्षेत्र की अलग अलग तकनीकी और उसकी अलग अलग शब्दावली यानी कि शब्दकोश होता है। तो 2 उदाहरण हमने दिए हैं, जैसे कारोबार और व्यापार क्षेत्र में सोना, उछला, चांदी, लुढ़की ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण संबंधी लेख में आर्द्रता,
टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी हम और किसी भी क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे खेल में ही अगर क्रिकेट खेल चल रहा है तो हम बोलते हैं कि उसने इतने रन बनाए, इतने रनों पर वो गिर गया, उठ गया या इतना उछाल आया। तो ये होते हैं कुछ शब्द जो विशेष शब्दावली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा और 2-4 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तो चलो करते हैं हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको हमारी और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गुड बाय दोस्तों, सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।